नमस्कार बंधुओं और भगिनियों, हमारे चैनल साहित्य एक समंदर में आप सभी का स्वागत है। लीजिए, आज प्रस्तुत है कहानी सुनंदा, जिसके लेखक हैं सूरज प्रकाश शंकल। इस बार स्थानांतरणों के लिए जो सूची जारी की गई है उसमें सुनंदा वाजपेयी का भी नाम है। इन 4 वर्षों में वह तकरीबन सभी विभागों और अनुभागों में चक्कर काट आई है और लगभग सभी जगहों में से एक तरह से धकियाई ही गई है। सिर्फ सुनंदा ही क्यों, उस जैसे कई हैं जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए इसी तारीख का इंतजार किया जा रहा था। जितने विभागों में राहत की सांस ली जा रही है, उतने ही दूसरे अधिकारी सिर थाम के बैठे हैं कि किस तरह पूरे 1 बरस तक इन आदमकद मुसीबतों से काम करवा पाएंगे। सुनंदा वाजपेयी के लिए यहाँ प्रशासन में आना एक तरह से उसकी घर वापसी है। यहीं से वह 4 बरस पहले अकाउंट्स में भेजी गई थी, वहीं से घूमते घामते वापस लौटी है। अलबत्ता इस बीच प्रशासन में कभी सभी लोग बदल चुके हैं और आमतौर पर वे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। प्रशासन अधिकारी सुखदेव यहाँ नए आए हैं, वे तो किसी के भी बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। बस ये जानते हैं कि इन सालाना तबादलों के विरोध में कोई भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय 1 साल तक इंतज़ार करने के। सुनंदा जब प्रशासन में रिपोर्ट करने के लिए पहुंची तो वहाँ सिर्फ डिस्पैचर की जगह ही खाली थी। सिर्फ वही यहाँ से स्थानांतरित होकर गया था। सुनंदा आई, अपनी मेज़ साफ़ की, पुराने कागज़ वगैरह संभाले, चार्ज लिया और जाने वाले क्लर्क से जो कुछ भी समझना था समझा। एक बार वह सीट पर बैठी तो सारा काम खत्म करके ही उठी। उसने सारी चिट्ठियाँ रजिस्टरों में दर्ज की, लिफाफे बनाए, उन पर पते लिखे और चपरासी से टिकटें लगवाकर डाक में डलवा दी। अगले दिन और उसके अगले दिन भी सुनंदा ने अपना काम मुस्तैदी से किया। अपने साथियों से बात की, उसके साथ खाना खाया, बिल्कुल एक सामान्य कर्मचारी की तरह व्यवहार किया। सुखदेव ने राहत की सांस ली। उसे तो बताया गया था कि सुनंदा वाजपेयी एकदम पागल है और ज़रा सा भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकती। यहाँ तो गज़ब हो गया था। वह तो पहले वाले डिस्पैचर से भी ज़्यादा चुस्ती से काम निपटा रही थी। सुखदेव को यही लगा, शायद काम की व्यस्तता ही उसका दिमागी संतुलन बनाए रखती है। उसने सोचा सुनंदा का यही इलाज है कि उसके पास भरपूर काम हो। लेकिन चौथे दिन सुबह से ही जो हंगामा शुरू हुआ उसने सुखदेव के सारे उत्साहों पर पानी फेर दिया। आधी से ज़्यादा डाक पोस्ट ऑफिस से वापस आ गई। किसी पर पूरा पता नहीं था, किसी लिफाफे पर 3-4 पते एक साथ लिखे हुए थे। टिकटों का भी कोई हिसाब नहीं था। 5 रुपये की जगह कहीं 20 रुपये की फ्रैकिंग की गई थी और तो कहीं लिफाफे यूं ही डाक में डाल दिए गए थे। जो पत्र किसी तरह अपने ठिकानों पर पहुंच भी गए थे, वहां से पार्टियों के फ़ोन आने शुरू हो गए। हमारे पास गलत पत्र आ गए हैं। कहीं पूरे केस पेपर्स भेज दिए गए थे तो कहीं पत्र की सारी प्रतियां एक ही जगह जा पहुंची थीं। सुखदेव ने समझ लिया सुनंदा की 4 दिन की यह व्यस्तता कितनी महंगी पड़ी है। उसने सुनंदा को बुलाया, उससे प्यार से पूछा, यह सब गड़बड़ी कैसे हो गई? सुनंदा ने भोलेपन से कहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगी। सुखदेव जानता था कि यह डिस्क इतनी महत्वपूर्ण है जिसे सुनंदा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। फिर भी उसे एक मौका देने की नीयत से सुखदेव ने उसे सारी चीज़ें सिलसिलेवार समझाईं, खुद उसके पास बैठकर काम करके दिखाया। लेकिन जब सुनंदा को फिर कुछ पत्र दर्ज करने के लिए कहा तो नतीजा अब भी 0 ही था। सुखदेव ने फिर भी अपना पारा नीचे रखते हुए एक बार फिर सुनंदा से पूछा, अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर, सब समझ में आ गया है। अब मैं जाऊं सर? लेकिन सारा दिन उसके साथ सिर खपाने के बावजूद सुखदेव 10 पत्र भी सही ठिकाने पर रवाना नहीं करवा पाया। अब समस्या यह हो गई कि उस डेस्क का काम कौन संभाले। कोई भी उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं। एक दिन की बात हो तो कोई आगे भी आए। मजबूरन सुखदेव ने खुद बैठकर इन 4 दिनों में भेजी गई सारी चिट्ठियों का रिकॉर्ड चेक किया। जो वापस आ गई थीं उन्हें भिजवाया, जहां गलत पत्र पहुंचे थे सही पत्र भिजवाए। पूरे 2 दिन इसी में उलझा रहा। क्या करे क्या न करे, कुछ सूझता ही नहीं था।
उसने कोशिश की सेक्शन में कोई सुनंदा से अपनी डेस्क बदल ले, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सुखदेव के सामने अब एक ही उपाय बचा था, अपने वरिष्ठ अधिकारियों और कार्मिक विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दे दे और ऑफिस के हित में किसी सही विकल्प की मांग करे। और इसी चक्कर में यह हंगामा हो गया है। यूनियन ने उसका घेराव कर दिया है। सुखदेव ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हुए नम्र भाषा में कार्मिक विभाग को नोट भेजा था। उसकी गलती सिर्फ यही रही कि उसने सच लिख दिया था। श्रीमती सुनंदा वाजपेयी की मानसिक स्थिति सही नहीं है कि डिस्पैच जैसी महत्वपूर्ण डेस्क संभाल सकें। उसने इन 4-5 दिनों में उसके द्वारा किए गए सही गलत काम के ब्यौरे देते हुए किसी योग्य कर्मचारी की तैनाती के लिए अनुरोध भर किया था कि सुखदेव के सिर पर बम फूट गया। यह नोट हाथों हाथ बारूद बन गया और ठीक सुखदेव के सिर पर फूटा। पता नहीं कैसे इस नोट के पैर लग गए और वह कार्मिक विभाग में जाने के बजाय यूनियन की ऑफिस की तरफ मुड़ गया और यूनियन वाले अपने सभी जरूरी काम छोड़कर सुखदेव पर आ चढ़े। पहले तो समझ ही नहीं पाया कि सब लोग उसका घेराव ही किस लिए कर रहे हैं। वह घबरा गया। उसकी ज़िंदगी में अब पहला मौका था कि कोई उसके पास आकर ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहा था। यूनियन वालों ने उसके आते ही उसे आड़े हाथों लिया। पहले तो सुखदेव चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। तुरंत आदेश हुआ, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यूनियन के 10 लोग आपसे मिलने आए हैं, आप खड़े भी नहीं हो सकते। सुखदेव सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बोलने दो, जो कुछ भी बोलते हैं, मैं ही कोई जवाब नहीं दूंगा। तभी प्रेसिडेंट ने गरज कर कहा, कहिए, क्यों करते हैं आप ऐसी हरकतें जिससे कोई आपके साथ काम ही नहीं करना चाहता? यह गलत है। मैंने ऐसा क्या? हम बताते हैं आपने क्या किया है। एक शरीफ, मेहनती, सीधी सादी महिला को आपने पागल कहा। आप अपने स्टाफ को विक्टिमाइज करते हैं, उनसे पर्सनल काम कराते हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सुखदेव को लगा सच क्या है यह बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चारों तरफ से शोर उठा। सुखदेव को बात ही पूरी नहीं करने दी गई। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे जैसे कई आए और गए। सुखदेव हक्का बक्का, बेबुनियाद आरोप, बदतमीजी। उसने फिर सफाई में कुछ कहना चाहा। फिर कोई चिल्लाया, तो अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझता है? बड़ा डॉक्टर आया है जो देखते ही बता देता है कि कौन पागल है। एक और आवाज़ उभरी, खबरदार अगर हमारे किसी भी मेंबर का कुछ कहा तो वह यहीं इसी डेस्क पे काम करती रहेगी, देखते हैं तो क्या कर लेगा। धीरे धीरे सारा हुजूम हो करके लौट गया है। सुखदेव सिर थामे बैठा है। कितना अपमान! अपनी सफाई में कुछ कहने की इजाज़त नहीं, और सब सुनते रहे, सिर झुकाए काम करते रहे। उन स्टाफ सदस्यों ने भी कुछ नहीं कहा जो कल तक यही कह रहे थे कि हम में से कोई भी इस पगली का काम नहीं करेगा। बाद में सुखदेव को पता चला था कि सुनंदा को इस पूरे प्रकरण के बारे में पता ही नहीं था। इन्हीं लोगों ने उसे मना कर दिया था एक दिन ऑफिस न जाने के लिए। मिसेस सुनंदा वाजपेयी साइकिक केस हैं। वैसे एमकॉम पास हैं, देखने में भी अच्छी हैं। जब ठीक होती हैं और ढंग से तैयार होकर आती हैं तो एक बात का साफ आभास मिलता है कि कितनी नफासत पसंद हैं। कभी बहुत अच्छी वर्कर मानी जाती थीं। उन दिनों दिल्ली ऑफिस में थीं। एक दिन ऑफिस आते समय बस का एक्सीडेंट हो गया। सिर पर गहरी चोट लगी थी। 3 दिन कोमा में पड़ी रहीं। बाद में होश तो आया था, लेकिन दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। कुछ एक दिन बाद अस्पताल से तो छुट्टी मिल गई थी, लेकिन लंबे महंगे निरंतर इलाज की सलाह के साथ घर वालों ने बाद में हैसियत भर इलाज करवाया। कभी ठीक भी हो जाती, लेकिन जहां इलाज रुका दौरे पड़ने लगते। लगातार कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगती। न कपड़ों की सुध रहती, न नहाने धोने की। कभी सड़क पर निकल जाती, लगातार चलती रहती। कभी बोलती रहती, कभी ऑफिस वक्त पर न पहुंच पाती और कभी घर वापस न जा पाती। डॉक्टरों ने बताया इसका विधिवत और पूरा इलाज होना चाहिए। जरा भी चूक हुई कि हर बार नए सिरे से इलाज शुरू करना पड़ेगा। माँ बाप की और भी औलादें थीं। 2-1 महीने इलाज कराते, जरा सा भी ठीक होने के आसार नज़र आते तो इलाज बंद कर देते। फिर वही हालत। माँ बाप ने पता नहीं क्या सोचा,
आधा अधूरा इलाज करा के वैवाहिक विज्ञापन के जरिए जैसा भी पति मिला उसी से शादी कर दी। लड़का फैक्ट्री वर्कर था, उस बेचारे से सारी बात छुपा ली गई। जब लड़के से उसे मिलवाया गया तो उससे पहले सुनंदा को तेज इंजेक्शन लगवा दिए गए थे। 10-15 दिन भरपूर खुराक और दवाएं दी गईं। यहाँ तक कि सुनंदा की शादी भी एक तरह से इंजेक्शनों के असर में ही की गई थी। उसने कमाऊ लड़की देखी, ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं का हिसाब लगाया और शादी हो गई। दोनों यहाँ आ गए। शादी के कुछ दिन तो ठीक खींच लिए, लेकिन दवाओं के ख़त्म होते ही सुनंदा अपने रंग में आ गई। अपने घर पर तो कोई भी दवा दिलवा देता था, यहाँ कौन दिलवाता। पति को पता नहीं था। सुनंदा की हालत बिगड़ती चली गई। कभी चाकू उठा लेती तो कभी रसोई में नाचना शुरू कर देती। वह घबराया। बीवी को पता नहीं क्या हो गया है। भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, यह आज का रोग नहीं है, 2-3 साल पुरानी समस्या है। लगता है दवा बंद कर देने से यह हालत हो गई है। इलाज के पुराने कागजात कहाँ हैं? अब उसे लगने लगा बीच बीच में जो सुनंदा का व्यवहार एकदम बदल जाता था या वह लगातार एक ही चीज़ को घूरने लगती थी, उसकी क्या वजह थी। मज़े की बात, वह यहाँ ट्रांसफ़र लेकर आई, अपने नए ऑफिस भी जाती रही, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की थी। सुनंदा के घर वालों से बात करना बेकार था। उन्होंने तो सारी बात छुपाकर उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इलाज जब तक चलता रहेगा वह ठीक रहेगी। जहाँ चूक हुई वह सुनंदा को घर ले आया था। उसने सभी पहलुओं पर गौर किया। वह सब कैसे और क्यों हुआ यह तो तय है, उसे धोखा दिया गया है। नौकरी और नौकरी की सुविधाओं के चक्कर में उसके पल्ले एक पगली बांध दी गई है। अब क्या वह तलाक ले ले, जो उसे मेडिकल आधार पर आसानी से मिल जाएगा, या नौकरी छुड़वाकर घर बिठाए, या इलाज करवाता रहे, किसी तरह दवाओं के बल पर सुनंदा को ठीक ठाक रखे। उसने देखा कि जब सुनंदा 10-20 दिन तक इलाज कराने के बाद ठीक होकर ऑफिस जाने लगी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पता लगाया दिल्ली में भी ऐसा ही चलता रहा था। 2-2.5 साल तक वहाँ भी न घर पर किसी को उसकी परवाह थी न ऑफिस में। मिस्टर वाजपेयी ने यह भी देखा कि बेशक सुनंदा की शादी हो गई है, उसे पता भी है, कभी कभी ढंग से तैयार होकर विवाहित होने एहसास भी दिलाती है, लेकिन कुल मिलाकर वह दीन दुनिया से परे है। जो पहन लिया उसी में खुश, जो मिल गया या पका लिया खा पी लिया। ऑफिस जाती है और सीधे घर लौट आती है। हाँ, पूरी पगार लाकर उसे थमा देती है, पूरे 8,000 रुपये, उसकी अपनी पगार से ठीक दुगुनी। जबकि सुनंदा की खुद की कोई भी मांग नहीं है, हर वक्त अपने में ही मस्त। तो क्या ज़रूरत है उसका इलाज कराने की, जबकि बिना इलाज कराए ठीक हुए भी वह 8,000 रुपये कमा कर ला सकती है। तो वह तलाक की क्यों सोचे या उसकी पक्की नौकरी क्यों छुड़वाए। जब उसका ऑफिस बिना काम कराए उसे पूरे पैसे देने को तैयार बैठा है तो उसे लेने में क्यों तकलीफ हो। चलने दो इसी तरह, आखिर उसे भी तो धोखा ही दिया गया है, वह भी अपने तरीके से बदला लेगा। 1-2 बार वह उसे लेने या छोड़ने ऑफिस गया तो उसे यूनियन की ताकत का पता चला। उसने देखा 5 साथी लोग हैं जो पूरी यूनियन और यूनियन के जरिए पूरे ऑफिस पर कब्जा किए हुए हैं। वह उन लोगों से मिला, उनके आगे अपने दुखड़े रोए। टेम्परेरी नौकरी, पागल बीवी, उसका इलाज, कुंवारी बहनें, अल्लाह फला। इलाज तो करवा ही रहा हूँ, ज़रा आप लोग हैं इसका ऑफिस में ख्याल रखें कि कहीं इसके साथ कोई ऊंच नीच न हो जाए। बाकी मैं हूँ ही सही, कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहें। अगली बार जब वह यूनियन के ऑफिस में आया तो उसके बैग में बहुत सारी इम्पोर्टेड चीज़ें थीं जो उसने ऑफिस के सामने वाली कस्टम नोटिफाइड शॉप से खरीदी थीं। उसने बताया, गल्फ़ में मेरा दोस्त रहता है, मुझे बहुत मानता है, जब भी आता है मेरे लिए ये सब लाता है। अब मैं ठहरा फैक्ट्री वर्कर, ये सब चीज़ें मेरे किस काम की। मैंने सोचा हे
इस तरह हे करके चीज़ें देने का सिलसिला उसने कई दिन तक कई लोगों के लिए चलाया। उस दिन से यूनियन वाले इस बात का पूरा ख्याल रखते कि सुनंदा को किसी भी तरह की तकलीफ़ न होने पाए। बेशक वैसे भी उसे कोई तंग नहीं करता, वह काम करे या बिगाड़े सब चलता है। जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है या उसकी हरकतें हद पार करने लगती हैं तो उसके पति को बता दिया जाता है कि कुछ दिन तक उसे ऑफिस न भेजे या एक आध सुई लगवा दे। वह जैसी है उसी में खुश है। जिन दिनों इलाज चल रहा होता है तो खूब खुश रहती है, पति की बहुत तारीफ़ करती है। नहीं तो उसकी अपनी दुनिया है, उसमें वह मस्त है। शिकायतें, तनावों और रोज़ रोज़ की परेशानियों से परे। उसे न आजकल के फैशन का पता है, न महंगाई भत्ते की नई किस्त का। उसे न कैटरीना कैफ का पता है, न शाहरुख खान का। वह तो एक चलती फिरती मशीन है जो दिन भर ऑफिस में बैठने का 8,000 रुपये पाती है। यह पैसे वह अपने पति को 2-4 जोड़ी कपड़ों, 2 वक्त की रोटी और एक बिस्तर के एवज़ में दे देती है। अब यह आरोप उस पर कैसे लगाया जा सकता है कि वह पागल है? इतना अधिक करने कमाने के बावजूद वह अपने लिए कितना कम रखती है। सच वह कितनी भोली है। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि उसके पति ने अपनी फैक्ट्री के पास ही एक और घर बसा रखा है। उस घर में रहने वाली दूसरी औरत का सारा खर्च सुनंदा के वेतन से ही पूरा किया जाता है। तो ये थी बहुत ही मार्मिक कहानी। कितना दोहन होता है एक औरत का, कहिए या उसकी मजबूरी का, जो भी कहिए। एक औरत का भी दोहन अच्छी तरह लोग कर लेते हैं। तो आप भी सुनकर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।